स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डार्क स्टोरी में, जहां हर कहानी सच जैसी लगती है और सच किसी डरावने सपने जैसा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम सुरेश है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनगांव में रहता हूँ। गांव छोटा है, लेकिन अपने आप में पूरा संसार समेटे हुए। मिट्टी की खुशबू, खेतों की सरसराहट और रात की वो गहरी खामोशी जिसमें कुत्तों का भौंकना भी किसी चेतावनी जैसा लगता है। हमारे घर में मैं, माँ, पिता और मेरा छोटा भाई मनोज रहते हैं। मनोज मुझसे 5 साल छोटा था, बस 15 साल का। वो चंचल था, हमेशा हंसता रहता था। माँ अक्सर कहती, सुरेश देख तेरा भाई कितना खुश रहता है, भगवान की तरह मुस्कुराता है। पर मुझे क्या पता था, एक रात वो मुस्कुराहट हमें डराने वाली बन जाएगी। गांव में हर शनिवार को हाट यानी बाजार लगता है। उसी दिन लोग घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाते हैं ताकि बुरी नजर दूर रहे। उस शनिवार को भी हम सब हाट गए थे। माँ ने 2 नींबू मिर्च के जोड़े खरीदे, एक घर के लिए और दूसरा गौशाला के दरवाजे के लिए। शाम को जब हम लौटे तब तक सूरज डूब चुका था। माँ ने नींबू मिर्च बांधने की जिम्मेदारी मनोज को दी। वो हंसते हुए बोला, अरे माँ ये तो बस टोटका है। माँ ने थोड़ा डांट दिया, टोटका नहीं बेटा, विश्वास है। गांव में जिसने इसे मजाक समझा उसके घर अनर्थ हुआ है। मनोज हंसकर बोला, ठीक है माँ, बांध देता हूँ। रात के 8 बजे का समय रहा होगा। हम खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बाहर से हल्की हवा चली और दरवाजे पर बंधी नींबू मिर्च जमीन पर गिर गई। मनोज बाहर गया और जैसे ही उसने वो नींबू मिर्च उठाने को पैर आगे बढ़ाया, उसका पैर सीधा उसी पर पड़ गया। मैंने देखा नींबू का रस उसके पैर पर लगा और मिर्च टुकड़ों में बिखर गई। माँ तुरंत चिल्लाई, अरे रे पैर मत रख उस पर देर हो चुकी थी। मनोज बस मुस्कुरा दिया, माँ कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। माँ ने जल्दी से गंगा जल छिड़का और कहा, अब बाहर मत जाना। हम सब अंदर आ गए, पर उस रात जब सब सो गए तभी असली कहानी शुरू हुई। रात गहरी थी, मैं नींद में था, पर एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगाया। ही 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 ही। ये आवाज हल्की थी पर धीरे धीरे बढ़ती गई। मैंने करवट बदली, देखा मनोज अपने बिस्तर पर बैठा था और हंस रहा था। कमरे में अंधेरा था, पर चांदनी खिड़की से आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, ना खुशी की ना पागलपन की, बस एक ठंडी डरावनी मुस्कुराहट। मैंने पूछा, मनोज क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला, बस सामने दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। फिर अचानक बोला, वो आई थी, वो बहुत सुंदर है। मैं सन रह गया, कौन आई थी? वो बोला, जिसे तुम नहीं देखते लेकिन वो हमें देखती है। फिर हंस पड़ा। मैंने माँ को जगाया। माँ ने आकर उसे झकझोरा, पर वो हंसता रहा। पिता ने दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी पड़ी, मनोज अचानक शांत होकर लेट गया। माँ ने सिर पर हाथ रखा, वो पसीने से भीगा था। धीरे से फुसफुसाया, नींबू कड़वा नहीं था, मीठा था। उसके बाद वो गहरी नींद में चला गया। पर उस रात से हर रोज 2 बजे कुछ न कुछ अजीब होता रहा। अगले दिन वो बिल्कुल सामान्य था। सुबह उठकर खेत चला गया, स्कूल भी गया, लेकिन रात होते ही उसका बर्ताव बदल जाता। वो कभी खिड़की से बाहर देखने लगता, कभी हवा में किसी से बात करता। एक रात मैंने उसे आंगन में बैठे देखा। हवा चल रही थी, नीम का पेड़ झूम रहा था। वो किसी से कह रहा था, आज नहीं कल आना। मैंने पूछा, किससे बात कर रहा है तू? वो हंसकर बोला, उस औरत से जो नींबू के अंदर हंसती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने अगली सुबह गांव की एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी काकी को बुलाया। वो गांव में झाड़ फूक करती थी। उसने घर में घुसते ही कहा, किसी ने ये नींबू मिर्च यहाँ फेंका नहीं था, किसी ने भेजा था। माँ डर गई, भेजा मतलब? काकी बोली, तुम्हारे घर पर किसी की नजर है। ये नींबू शापित था, जिस पर इसका रस लगता है वो आत्माओं का रास्ता बन जाता है। माँ कांपने लगी। मैंने पूछा, क्या इसका इलाज है? वो बोली, हाँ, लेकिन जल्दी करना होगा, नहीं तो वो आत्मा उसे अपना बना लेगी। उस रात जब सब सो गए, मैंने तय किया कि मैं 2 बजे तक जागूंगा, देखूंगा आखिर होता क्या है। रात के ठीक 2 बजे कमरे में ठंडी हवा चली, दिया अपने आप बुझ गया। मनोज धीरे से उठा, खिड़की के पास गया और धीरे से बोला, तू फिर आ गई? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? उसने मुस्कुराकर कहा, वो औरत जो नींबू के अंदर हंसती थी। और तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा।
सफेद साड़ी में एक परछाई, हवा में बाल उड़ते हुए, चेहरा धुंधला, वो हमारी दीवार पर झुकी हुई खड़ी थी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वो गायब हो गई। मनोज हंसा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह तक हम सब डरे हुए थे। मनोज बुखार में जल रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, बिना पलक झपकाए। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो आएगी, वो आएगी। लक्ष्मी काकी को बुलाया गया। वो धूप, हवन और ताबीज लेकर आईं। उसने घर में पूजा शुरू की और जैसे जैसे मंत्र बढ़ते गए, मनोज की चीखें तेज होती गईं। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। फिर एक पल को उसकी आवाज किसी और की हो गई, गहरी, भारी और भयानक। ये मेरा रास्ता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ताकी ने जोर से मंत्र पढ़ा और दिए में कपूर डाला। आग भड़क उठी। उसके साथ ही मनोज बेहोश हो गया। सुबह होते ही मां ने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए धीरे से कहा, रात को बहुत अजीब हरकतें हुई थी। लगता है किसी ने घर पर नजर डाल दी है। मैं बाहर आकर चाय पीते हुए बस मां की बात सुन रहा था। मनु उस वक्त अभी भी सोया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी काली छाया दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने सारी रात उसकी आंखों में नींद चुरा ली हो। मां, लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, मैंने कहा। मां ने धीमे से सिर हिलाया। पहले गांव के पंडित जी को दिखाओ, डॉक्टर बाद में। गांव में ऐसा ही होता था। बीमारियां दो तरह की मानी जाती थीं, एक शरीर की, दूसरी छाया की। मैंने मनु को मोटरसाइकिल पर बैठाया और गांव के कोने में बने पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पंडित हरिराम बैठे थे, जो लोगों के अनुसार सब देख लेते थे। पंडित जी ने मनु को देखा, आंखें बंद की और फिर नींद में जैसे कुछ बड़बड़ाए। अचानक उन्होंने कहा, इसने रात में किसी बंधन वाली चीज पर पैर रख दिया है और वो अब इस बच्चे के पीछे है। मैंने कांपते हुए पूछा, बंधन वाली चीज मतलब? पंडित जी ने आंखें खोली। नींबू मिर्च का बंधन। किसी ने किसी को बांधने के लिए रखा था, पर तुम्हारे भाई ने उस पर पैर रख दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने हमें कुछ लाल धागे, राख और नींबू दिए। बोले, रात को जब ये उठे तो कुछ भी बोले या हंसे, जवाब मत देना, बस ये राख इसके तकिए के नीचे रख देना। मैंने पूछा, कुछ और? पंडित जी ने कहा, हाँ, अगर ये हंसते हुए बाहर जाना चाहे तो रोकना मत, बस उसके पीछे मत जाना। रात आई। पवन तेज चल रही थी, जैसे गांव पर कोई अजीब छाया उतर आई हो। मैंने सबको जल्दी सोने को कहा। राख तकिए के नीचे रखती थी। करीब 2 बज रहे थे। अचानक मुझे वही हंसी सुनाई दी, वही नर्म, धीमी मगर रूह कंपा देने वाली हंसी। हाँ, हाँ, हाँ। वो फिर आ गया। मैंने देखा मनु बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पर चेहरा जैसे किसी और का लग रहा था। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर उठा और चलने लगा। मां उठी तो डर के मारे कांप गई। कहां जा रहा है तू? मनु बोला नहीं, बस हंसता रहा। हम पंडित की बात याद कर रहे थे, रोकना मत, उसके पीछे मत जाना। लेकिन जब मनु ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, मां चिल्लाई, मनु, और उसके पीछे भागी। मैं भी दौड़ा, पर कुछ ही कदमों के बाद मनु अचानक गायब हो गया। हाँ, सचमुच गायब। सामने बस नींबू मिर्च की वही जगह थी जहां उसने पहले पैर रखा था। अब वहां सिर्फ मिट्टी उखड़ी हुई थी और एक काले धुएं सा गोला घूम रहा था। मां बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा, मनु पर किसी ने तंत्र किया है। किसी ने कहा, शायद वो जंगल की आत्मा ले गई। मैंने पूरे दिन गांव और खेत छान मारे, पर मनु का कोई निशान नहीं। शाम को पंडित जी खुद हमारे घर आए। उन्होंने पूछा, रात को क्या हुआ? मैंने सब बताया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर वो जिंदा है तो आज रात लौटेगा, लेकिन जो लौटेगा वो मनु नहीं भी हो सकता। मां रोने लगी। पंडित जी ने दीवार पर कुछ काले धागे और सिंदूर से बने चिन्ह बनाए और बोले, रात को कोई आवाज सुने तो जवाब मत देना, और अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ना।
रात करीब 1:45 हुई थी। मैं माँ के कमरे में था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे मिट्टी पर रगड़ती हुई। चक चक चक। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। फिर एक आवाज, भैया दरवाजा खोलो, मैं मनु हूं। मैंने दीपक जलाया। कांपते हुए पंडित जी के शब्द याद किए, जवाब मत देना। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल टूट गया। वो सच में मेरे भाई की थी। वही मासूम टोन, वही रोने जैसा स्वर। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दरवाजा खोला और वहां मनु खड़ा था। वो जिंदा था, पर कुछ बदला हुआ। चेहरा पीला, आंखें लाल, लेकिन होठों पर वही हल्की मुस्कान। भैया मैं ठीक हूं, उसने कहा। वो लोग अब चले गए हैं। अगले दिन सुबह जब लोग आए तो सबने मनु को देखा और कहा, भगवान का चमत्कार है। पर कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, यह वही मनु नहीं, कुछ और है। मैंने मनु पर ध्यान दिया। वो अब सामान्य था, पर कभी कभी चुपचाप किसी खाली कोने को घूरता रहता था, जैसे वहां कोई हो। एक दिन उसने मुझसे कहा, भैया वो लोग रोज आते हैं, लेकिन अब डरते हैं मुझसे। मैंने पूछा, कौन लोग? वो मुस्कुराया, जिनके लिए नींबू मिर्च रखी थी। मेरे भीतर ठंडक दौड़ गई। मनु के वापस आने के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य लग रहा था। वो खेतों में जाता, दोस्तों के साथ खेलता और माँ के साथ हंसी मजाक करता। पर फिर भी उसके भीतर कुछ अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं दूर अटकी हुई हो। एक रात मैं जागा तो देखा वो चुपचाप आंगन में बैठा था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मिट्टी पर कुछ गोल गोल बना रहा था, बिल्कुल वैसा ही गोला जैसा उस रात नींबू मिर्च वाली जगह पर देखा था। मैंने धीरे से पूछा, मनु क्या कर रहा है तू? वो मुस्कुराया, फिर बोला, भैया वो लोग मुझे बुला रहे हैं, लेकिन अब वो डरते हैं। मैं डर से जड़ हो गया। कौन लोग मनु? वो धीरे से बोला, जिन्होंने ये नींबू मिर्च बांधी थी, उन्होंने गलती की थी, अब वो भुगत रहे हैं। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं। मैं कांप गया। अगले दिन मैं सीधा पंडित हरिराम के पास गया। मैंने कहा, पंडित जी मेरा भाई ठीक तो है ना? उन्होंने आंखें मूंद लीं, कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे बोले, जिस आत्मा ने तुम्हारे भाई को छुआ था वो अब उसके साथ नहीं, वो उसके भीतर है। मैं सन्न रह गया। मतलब पंडित बोले, नींबू मिर्च से जो बंधन बना था वो एक आत्मा को कैद करने का था। तुम्हारे भाई ने उस पर पैर रख दिया तो वो आत्मा मुक्त हो गई, पर उसे नया शरीर चाहिए था और उसने मनु को चुना। मैंने चिल्लाकर कहा, तो अब क्या करें? पंडित ने गहरी सांस ली। अगर वो आत्मा बुरी होती तो अब तक तुम्हारा घर राख हो गया होता, पर लगता है वो किसी अन्याय का शिकार थी। शायद इसलिए उसने मनु को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने पर मुझे पता चला कि कई साल पहले हमारे घर के पास वाले पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते थे वो तांत्रिक अनुष्ठान की शिकार थी। किसी ने उसे नींबू मिर्च और ताबीज से बांधकर वहीं मार दिया था, और वो नींबू मिर्च का बंधन हर महीने गांव में कोई दोबारा रख देता था ताकि उसकी आत्मा वापस न लौट सके। शायद उस रात मनु ने जिस पर पैर रखा था वो उसी बंधन का हिस्सा था। अब सब कुछ साफ होने लगा था। पंडित जी ने कहा, आज अमावस्या है, अगर तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो आज ही करना होगा। उन्होंने हमें कुछ पूजा की सामग्री दी और कहा, रात 12 बजे नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम नमः भूतात्मने स्वाहा बोलना, पर याद रखना अगर मनु हंसे या बोले तो उसकी ओर मत देखना।
रात आई। आसमान काला, हवा भारी और हर दिशा में सन्नाटा। माँ, मैं और पंडित जी तीनों नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे। मनु हमारे साथ था, पर उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे कोई और उसके कदम चला रहा हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः भूतात्मने स्वाहा। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, दीपक कांपने लगा और तभी मनु जोर से हंस पड़ा। अब मुझे कौन रोकेगा? उसकी आवाज अचानक बदल गई, भारी, डरावनी और औरत जैसी। मां चिल्ला पड़ी, मनु। पंडित जी बोले, पीछे मत देखो। हवा में राख उड़ी, नीम का पेड़ कांपने लगा और जमीन में हल्की दरारें आने लगी। फिर अचानक एक सफेद छाया मनु के शरीर से अलग होकर बाहर आई। वो एक औरत की आत्मा थी, जिसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वर्षों का दर्द झलक रहा था। वो बोली, मैं अब आजाद हूं, तुम्हारा भाई निर्दोष है। फिर धीरे धीरे वो रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गई। मनु जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह जब मनु उठा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी। वो बोला, भैया, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, अब वो आत्मा जा चुकी है, पर उसकी कृपा तुम्हारे भाई पर रहेगी। कभी किसी बंधन वाली चीज पर पैर मत रखना, उसमें किसी की कैद हो सकती है।